सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आपका मेरे चैनल स्टडी विद मिसेज पूनम पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हिंदी काव्य संकलन के चैप्टर 8 माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा का वर्णन करेंगे। प्रस्तुत कविता में कविवर माखनलाल चतुर्वेदी जी ने देशवासियों को मूक आत्मोत्सर्ग के लिए प्रेरित किया है। कवि का कहना है कि कर्मवीर सदैव आत्मा की आवाज़ पर राष्ट्र की रक्षा करने के लिए तैयार रहता है। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथ जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के सौ पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पे तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं बच्चों? सबसे पहले तो बेटा आप इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? संदर्भ कैसे लिखना है आपको? प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित और माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता से अवतरित है। यह कविता चतुर्वेदी जी के युग चरण नामक काव्य संग्रह से संग्रहित है। एक बार दोबारा समझ लीजिए कैसे लिखना है। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित और माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता से अवतरित है। यह कविता चतुर्वेदी जी के युग चरण नामक काव्य संग्रह से संग्रहित है। फिर बेटा आप लिखेंगे इसका प्रसंग। प्रसंग कैसे लिखना है आपको? इन पंक्तियों में कवि ने पुष्प के माध्यम से देश पर बलिदान होने की प्रेरणा दी है। कैसे लिखेंगे? इन पंक्तियों में कवि ने पुष्प के माध्यम से देश पर बलिदान होने की प्रेरणा दी है। अब चलिए बेटा हम इसकी व्याख्या करते हैं। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथ जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। यहाँ पे क्या कहते हैं? कवि कहते हैं अपनी देश प्रेम की भावना को पुष्प की अभिलाषा के रूप में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरी इच्छा किसी देवबाला के आभूषणों में गुथ जाने की नहीं है। मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं प्रेमियों को प्रसन्न करने के लिए प्रेमी द्वारा बनाई गई माला में पिरोया जाऊं और प्रेमिका के मन को आकर्षित करूं जाऊं। चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं। और फिर चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं। और फिर क्या कहते हैं? हे प्रभु, ना ही मेरी इच्छा ये है कि मैं बड़े बड़े राजाओं के शवों पर चढ़कर सम्मान प्राप्त करूं, और ना ही मेरी यह भी कामना नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पे तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। अब वो क्या कहते हैं? मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि मेरी ये भी कामना नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर अभिमान करूं। कहने का तात्पर्य ये है कि मैं ये चाहता हूँ, पुष्प ये चाहता है कि अपने लिए निरर्थक, वो क्या करता है? इन सारी चीज़ों को वो अपने लिए निरर्थक समझता है और वो चाहता है कि पुष्प उपवन के माली से प्रार्थना कर रहा है। वो क्या करता है? मुझे तोड़ लेना बनमाली। अब जो पुष्प है वन के माली से प्रार्थना करता हुआ कहता है कि हे माली, तू मुझे तोड़कर उस मार्ग पे डाल देना जिस मार्ग से होकर अनेक राष्ट्रवीर मातृभूमि पर अपने प्राणों को बलिदान करने के लिए जा रहे हों। अब इसके बाद क्या होता है बेटा? फूल उन वीरों की चरण रज का स्पर्श पाकर भी अपने आप को धन्य मानेगा, क्योंकि उनके चरणों पर चढ़ना ही देश के बलिदान वीरों के लिए उसकी सच्ची श्रद्धांजलि है। बेटा अगर इसमें काव्य सौंदर्य की बात की जाती है तो इसमें क्या बताया गया है? पहले आप किस तरीके से लिखेंगे? कवि ने फूल के माध्यम से अपने देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। दूसरे पॉइंट में आप लिखेंगे
कवि किसी राजनेता की भांति सम्मान प्राप्ति की अपेक्षा देश की रक्षा के लिए निस्वार्थ प्राण उत्सर्ग करने में गौरव मानता है। और इसके बाद आप क्या लिखेंगे? भाषा सरल खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक, आत्मपरक तथा भावात्मक, रस वीर है, गुण ओज है, शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा है, अलंकार पद में सर्वत्र अनुप्रास और पुनरोक्ति प्रकाश है, छंद तुकांत और मुक्त। बेटा हम अब माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित जवानी का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने पुष्प की अभिलाषा का अध्ययन किया था, अब हम करेंगे जवानी का अध्ययन। चलिए तो बिना देरी किए अब हम इसे भी शुरू करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि अनेक प्रतीकों के माध्यम से युवा पीढ़ी को देश के स्वाभिमान की रक्षा हेतु अपने बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने की प्रेरणा दे रहा है। प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो ओज पानी, चल रही घड़ियाँ चले नभ के सितारे, चल रही नदियाँ चले हिमखंड प्यारे, चल रही है सांस फिर तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए, पहन ले नरमुंड माला उठ स्वयं मुंड सुमेरु कर ले, भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ है उठ रही जवानी। बेटा अब इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ हमें कैसे लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पद खंड के जवानी शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित हिमक्रीटनी से ली गई है। एक बार दोबारा समझ लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पद खंड के जवानी शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित हिमक्रीटनी से ली गई है। बेटा हम इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रसंग हमें लिखना है, इन पंक्तियों में कवि देश के युवाओं को देश के उत्थान के कार्यों में लगे रहने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। चलिए तो बेटा अब हम इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो ओज पानी। इसमें कवि कहते हैं क्या कह रहे हैं? देश के युवा वर्ग को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि हे युवा वर्ग, तुम अपने अंदर असीम उत्साह, शक्ति और सजीव सकारात्मक प्राण तत्वों को समेटे हुए हो। तुम शक्ति के स्रोत हो, अपनी शक्ति को पहचानो और पुनः वो दोबारा से, पुनः मतलब पुनः का मतलब होता है बेटा दोबारा, वो दोबारा किसे युवाओं से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि किसने कहा तुमसे कि तुम निस्तेज हो गए हो। बेटा विधवा हुई का मतलब होता है निस्तेज होना। किसने कहा कि तुम निस्तेज हो गए हो। चल रही घड़ियाँ चले नभ के सितारे, चल रही नदियाँ चले हिमखंड प्यारे, चल रही सांस फिर तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। अब इसमें क्या कहते हैं कवि? इसमें कहते हैं मैं आज जिधर भी देखता हूँ, कवि कहते हैं कि मैं आज जिधर भी देखता हूँ, मेरी नज़र, मेरी जो दृष्टि है वो जहाँ तक भी जाती है वहाँ सब मैं गति ही गति यहाँ देखता हूँ। वे कहते हैं कि काल जो होता है वो निरंतर गतिवान होता है। आकाश के सितारे, आकाश के नभ माने होता है बेटा आकाश। आकाश के सितारे क्या हैं? आकाश के सितारे भी गतिशील हैं। जो नदियाँ हैं वो कैसी हैं? वो भी गतिशील हैं। वो भी पहाड़ों से जब निकलती हैं, जो पहाड़ों से निकलती हैं तो क्या करती हैं? निरंतर बहती रहती हैं। और हिमखंड प्यारे, और जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो भी सरक सरक कर ये दर्शा रहे हैं कि हम भी गतिशील हैं। चल रही सांसें, अब वो कहते हैं हे युवा वर्ग, तुम्हारी सांसें भी निरंतर चल रही हैं, फिर तू ठहर जाए। फिर तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू ठहर जाएगा या तू रुक जाएगा? तेरी जो गति है वो रुक जाएगी। 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। और ये जो तेरे अंदर एक गति है ना, जो ज्वार भाटा है ना आया, जो वो तेरे अंदर नहीं आया तो तू 2 शताब्दी पीछे चला जाएगा। और ये जो समय है
पहन ले नर मुंड माला, उठ स्वमुंड सुमेरु कर ले, भूमि सातु पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ है उठ रही जवानी। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि हे नवयुवक, हे नवयुवक की जवानी, तो उठ और दुर्गा की बात मन होकर मुंडों की माला पहन ले। अब वो क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि हे नवयुवक की जवानी, तू उठ और दुर्गा की भांति अपने गले में मुंडों की माला पहन ले। नर मुंडों की इस माला में अपने सिर को सुमेरु बना, अर्थात बलिदान के क्षेत्र में सबसे ऊपर रह। कवि कहते हैं कि यदि समर्पण की स्थिति आ जाए तो तू देश के लिए खुद को समर्पित भी कर दो, पीछे मत हटो। जैसे पृथ्वी, जैसे भूमि सातु पहन बाना, आज धानी प्राण तेरे साथ है उठ रही जवानी। क्या कैसे कैसे कह रहे हैं, जैसे पृथ्वी हर धानों की हरियाली से जीवित हो उठती है, वैसे ही युवा भी, अब वो कह रहे हैं वैसे युवा भी उत्साह से भरकर अपनी नियत कार्य को करें। जीवन का उद्गम उनका प्राण साथ में है, अतः उस प्राण की शक्ति के साथ आलस्य छोड़ करके अपने कर्तव्यों का पालन युवा वर्ग करे तथा आगे बढ़े। बेटा अगर इसमें काव्य सौंदर्य की बात की जाती है तो इसमें भाषा सहज और सरल खड़ी बोली है, शैली उद्बोधन है, गुण ओज है, रस वीर है, छंद तुकांत मुक्त है, शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा एवं व्यंजना है और अलंकार अनुप्रास है। द्वार बलि का खोल चल भूडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे, मसल कर अपने इरादों सी उठाकर दो हथेली हैं कि पृथ्वी गोल कर दे। रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीस देकर जवानी। अब इसमें कवि कहते हैं, बेटा पहले आप इसमें प्रसंग कैसे लिखेंगे मैं वो आपको बता देती हूँ। प्रसंग लिखना है हमें। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रवादी कवि हैं। जवानी कविता से वे देश के युवाओं का उद्बोधित और प्रेरित करते हुए उन्हें उत्साहित कर रहे हैं कि वे देश की वर्तमान परिस्थिति को बदल दें। एक बार दोबारा समझ लीजिए, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रवादी कवि हैं। जवानी कविता से वे देश के युवाओं का उद्बोधित और प्रेरित करते हुए उन्हें उत्साहित कर रहे हैं कि वे देश की वर्तमान परिस्थिति को बदल दें। इतना समझ में आया बच्चों। द्वार बलि का खोल चल भूडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे। अब इसमें क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि कवि युवा वर्ग को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे युवा वर्ग, तुम अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान का जो द्वार है उसको खोल दो और तुम चलो आगे बढ़ो। तुम्हारे आगे बढ़ते हुए जो कदम हैं उनमें इतनी शक्ति हो, उसमें इतनी आवाज़ हो कि जो पृथ्वी है वो भी कंपित हो उठे। मसल कर अपने इरादों सी उठाकर दो हथेली हैं कि पृथ्वी गोल कर दे। और क्या कहते हैं, हिमालय की रक्षा के लिए तुम सब अपने एक एक सिर को समर्पित कर दो। क्या है, हिमालय की रक्षा के लिए तुम सब अपने एक एक सिर को समर्पित कर दो। और क्या कहा है, अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दो, अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दो। तुम्हारे इरादे अत्यंत मजबूत हों और तुम अपने इरादे रूपी हथेलियों को ऊंचे संकल्पों के समान उठाकर पृथ्वी को मसल कर गोल कर दो। कहने का तात्पर्य ये है, अपने संकल्पों को दृढ़ करके कठिन से कठिन काम करने में सामर्थ्यवान बनो। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीस दे देकर जवानी। अब कवि कहते हैं कि हे वीरों, तुम अपनी युवावस्था की परख अपने शीस देकर कर सकते हो। इस बलिदान परीक्षण में तुम्हें यह तो पता चल जाएगा कि तुम्हारी धमनियों में, ये जो तुम्हारी धमनियां हैं, इनमें शक्तिशाली रक्त दौड़ रहा है या इनमें केवल पानी भरा हुआ है। बेटा अगर इसमें काव्य सौंदर्य की बात की जाती है तो भाषा शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली है, शैली
उद्बोधन है, गुण ओज है, रस वीर है, छंद तुकांत और मुक्त है। छंद तुकांत मुक्त है। शब्द शक्ति व्यंजना है, अलंकार अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार है। एक बार दोबारा कर लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ काव्य सौंदर्य कैसे है बेटा। भाषा शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली है, शैली उद्बोधन है, गुण ओज है, रस वीर है, छंद तुकांत मुक्त है, शब्द शक्ति व्यंजना है, अलंकार अनुप्रास और उपमा है। में अरमान आया देख तो मीठा इरादा, किस तरह सिरतान आया, डालियों ने भूमि रुख लटका दिए फल देख आली, मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली, फल दिए या सिर दिए तरु की कहानी, गुथकर युग में बताती चल जवानी। बेटा अब इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रसंग हमें इस तरीके से लिखना है। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी ओजस्वी वाणी में वृक्ष और उसके फलों के माध्यम से युवाओं के देश के लिए बलिदान होने की प्रेरणा प्रदान की है। वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, देख तो मीठा इरादा किस तरह सिरतान आया, डालियों ने भूमि रुख लटका दिए फल देख आली, मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली। कवि युवाओं को प्रकृति के माध्यम से देश हित के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह करते हुए कहते हैं कि हे युवाओं, फल से लदे हुए जो वृक्ष हैं वो भी क्या कर रहे हैं? वो भी पृथ्वी की ओर अपना सिर झुकाए हुए हैं। जिस प्रकार से कली के भीतर से झांकते हुए फल कली के संकल्पों को बता रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारे हृदय में भी बलिदान हो जाने का संकल्प प्रकट हो जाना चाहिए। अर्थात देश के युवाओं, तुम्हें भी अपने भीतर देश की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प लेना चाहिए और क्या करना चाहिए? अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। वृक्ष मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली। अब वृक्ष ने भी अपने मस्तक रूपी फलों का बलिदान करने के लिए क्या किया है? दे दिया है। अब वो कहते हैं दे दिया है। उन्होंने भी क्या किया है? जो वृक्ष थे उन्होंने भी जो अपने मस्तक रूपी जो उनके फल थे उन्होंने भी उन्हें बलिदान के लिए दे दिया है। तो हे मनुष्य, तो अब तू भी अपने इस आत्म बलिदान की परंपरा को अपने आचरण में फल दिए या सिर दिए तरु की कहानी गुथकर युग में बताती चल जवानी। अब वो कहते हैं जब वृक्ष जो हैं वो तक अपने मस्तक रूपी फलों का बलिदान कर सकते हैं, तो हे मनुष्य, अब तू भी अपनी इस आत्म बलिदान की परंपरा को अपने आचरण में क्या कर? आत्मसात कर ले और युग की आवश्यकता अनुसार स्वयं को उसकी प्रगति रूपी माला में गुथते हुए आगे बढ़ते रहे। बेटा अगर इसमें काव्य सौंदर्य की बात की जाती है तो भाषा ओजपूर्ण खड़ी बोली है, शैली उद्बोधन है, रस वीर है, छंद तुकांत मुक्त है, शब्द शक्ति व्यंजना है, अलंकार अनुप्रास और रूपक है। स्वान के सिर हो चरण तो चाटता है, भोग ले क्या सिंह को वह डांटता है, रोटियां खाई के साहस खा चुका है, प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। अब इसमें बेटा हम प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रसंग लिखना है हमें। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वाभिमान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए युवक से उसे किसी भी कीमत पर ना खोने का आह्वान किया है। एक बार दोबारा समझ लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वाभिमान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए युवक से उसे किसी भी कीमत पर ना खोने के लिए आह्वान किया है। व्याख्या कैसे करनी है? स्वान के सिर हो चरण तो चाटता है। बेटा यहाँ पे क्या कह रहे हैं कवि? कवि कहते हैं कि कहने को सिर तो कुत्ते का भी होता है। स्वान के सिर हो, कहने को तो सिर तो कुत्ते का भी होता है। चरण तो चाटता है, भोंक ले क्या सिंह को वह डांटता है। अब वो कहते हैं सिर तो किसका? कुत्ते का भी होता है।
और उसके स्वाभिमान नहीं होता है। कहने का तात्पर्य ये है, एक जो कुत्ता है सिर तो उसके भी होता है लेकिन उसके अंदर स्वाभिमान नहीं होता है। वह अपनी श्रद्धा की तृप्ति के लिए, मतलब वह अपनी श्रद्धा की तृप्ति के लिए दूसरों की चाटुकारिता करता फिरता है और उसके पैरों को चाटता रहता है। इसीलिए स्वाभिमान की कमी के कारण उसे कोई नहीं पूछता है। फिर क्या है, क्या भौंक ले क्या सिंह को वह डांटता है। अब वो कहते हैं उसकी आवाज़ कितनी भी तेज क्यों ना हो, किसकी, कुत्ते की, कुत्ते की आवाज़ कितनी भी तेज क्यों ना हो, परंतु उसमें इतना साहस नहीं होता कि उसके भौंकने से शेर डर जाए। समझ में आया बच्चों, क्या कह रहे हैं, आवाज़ कुत्ते की कितनी भी तेज क्यों ना हो परंतु उसमें इतना साहस नहीं होता है कि उसके भौंकने से शेर जो है वो डर जाए, क्योंकि दूसरों की रोटियां खाते खाते ही, रोटियां खाई कि साहस खा चुका है, दूसरों की रोटियां खा खा कर, ठीक है, उसका स्वाभिमान जो होता है वो नष्ट हो जाता है और प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। अब वो कहते हैं उसका जो उसका स्वाभिमान था वो क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है, अर्थात वह जीवित होते हुए भी, प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। अब वो क्या, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है वह जीवित होते हुए भी मरा हुआ। तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी, विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी। अब वो कहते हैं कि तुम्हें अपनी प्रचंड दुर्गा जैसी असीम शक्ति को आपसी झगड़ों में नष्ट नहीं करना है, अपितु उसे देश के दुश्मनों के संहार में लगाना है। तुम्हारी ऐसी मस्तानी जवानी, ये जो तुम्हारी मस्तानी जवानी है, इसे सारी दुनिया को लोहा मनवाना है। दोबारा समझ लीजिए बच्चों, तुम्हें अपनी प्रचंड दुर्गा जैसी असीम शक्ति को आपसी झगड़ों में नष्ट नहीं करना है, अपितु उसे देश के दुश्मनों के संहार में लगाना है। तुम्हारी ऐसी मस्तानी जवानी का सारी दुनिया क्या है, लोहा मानती है। समझ में आया बच्चों। अब इसका क्या है, अगर हम इसका काव्य सौंदर्य पूछें इसमें, तो काव्य सौंदर्य क्या होगा बेटा, भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, शैली उद्बोधन है, रस वीर है, छंद तुकांत मुक्त है, शब्द शक्ति व्यंजना है, अलंकार अनुप्रास और रूप। ये न मग है तव चरण की रेखियां हैं, बलि दिशा की अमर देखा देखियां हैं, विश्व पर पद से लिखे कृति लेख हैं ये, धरा तीर्थों की दिशा की मेख हैं ये, प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, री मरण के मोल की चढ़ती जवानी। बेटा इसमें कवि कहते हैं कि ये जो मार्ग तुम्हारे समक्ष है, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये पूर्वजों के आदर्शों के चिन्ह हैं। बलि दिशा की अमर देखा देखियां हैं। अब वो कहते हैं जो उन्हें बलि देवी की दिशा की ओर ले जाते हैं, युवाओं के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने पूर्वजों का अनुसरण करें। वीर युवा अपने प्राणों की परवाह किए बिना बलिदान मार्ग की ओर आगे बढ़ें और नए पथ का निर्माण करें। विश्व पर पद से लिखे कृति लेख हैं ये। अब वो कहते हैं बलिदान का मार्ग साधारण नहीं है, यह तो संसार पथ पर पैरों से लिखे कार्य रूपी लेख हैं। इन लेखों में बलिदान रूपी सत्कर्मों की सुगंध है। धरा तीर्थों की दिशा की मेघ है ये। अब वो कहते हैं यह पवित्र मार्ग पृथ्वी के तीर्थों की दिशा निर्धारित करने वाले स्तंभ के समान है। प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, री मरण के मोल की चढ़ती जवानी। अब वो कहते हैं यहाँ पे जो कवि हैं वो युवाओं को संबोधित करते हुए और प्रेरित करते हुए कहते हैं कि हे युवाओं, तुम अपने प्राणों की रेखा खींच दो। ठीक है, तुम अपने प्राणों की रेखा खींच दो, अर्थात प्राणों को स्वतंत्रता की वेदी पर उत्सर्ग करो। एक अमिट छाप छोड़ जाओ जिसमें तुम्हें युगों युगों तक याद किया जाए। हे युवा शक्ति, तुम अपने मौन को बंद करो और उठकर बोलो कि जवानी का महत्व ही राष्ट्र के लिए जीवन का बलिदान करने में है। बेटा अगर इसमें काव्य सौंदर्य की बात की जाती है तो भाषा खड़ी बोली है,
शैली प्रतीकात्मक और उद्बोधनात्मक है। ठीक है। गुण ओज है, रस वीर है, छंद तुकांत मुक्त है। छंद तुकांत मुक्त है, शब्द शक्ति व्यंजना है, अलंकार अनुप्रास और रूपक है। टूटता जुड़ता समय भूगोल आया, गोद में मणियां समेटे खगोल आया। क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए, क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए। धरा यह तरबूज है जो दो फांक कर दे, चढ़ा दे स्वातंत्र्य प्रभु पर अमर पानी। विश्व मानो तू जवानी है जवानी। अब यहाँ पे बेटा प्रसंग कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने युवकों को देश के गौरव की रक्षा के लिए, देश में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित किया है। एक बार दोबारा समझ लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने युवकों को देश के गौरव की रक्षा के लिए, देश में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित किया है। अब बेटा इसकी व्याख्या करेंगे। टूटता जुड़ता समय भूगोल आया, गोद में मणियां समेटे खगोल आया। अब क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि हे युवकों, समय का भूगोल हमेशा एक सा नहीं रहा है। जब तक क्रांति हुई है तब तक यह टूटा और जुड़ा है, अर्थात नए नए राष्ट्र बने हैं। क्रांति का सत्कार करने के लिए ब्रह्मांड जिन तारक मणियों, ठीक है, ब्रह्मांड जिन तारक मणियों को अपनी गोद में लेकर प्रकट हुआ है, वह खगोलीय विस्फोट की अमूल्य भेंट है। क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए। अब वो कहते हैं, हे युवकों, ये जो युवक हैं जिनके हृदय बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए हैं, जो ये युवक हैं इनके जो हृदय हैं वो बर्फ़ की तरह कैसे हो गए हैं, ठंडे पड़ गए हैं। वे उस तरह की जो क्रांति है वो नहीं कर सकते जिस प्रकार ठंडा पड़ा बारूद जल नहीं सकता है। एक बार दोबारा समझ लीजिए। क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए। अब वो कहते हैं जो ये नवयुवक हैं इनके हृदय बर्फ़ की तरह ठंडे पड़ गए हैं, वे उस प्रकार की क्रांति नहीं कर सकते जिस प्रकार ठंडा पड़ा बारूद नहीं जल सकता है। क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए, धरा यह तरबूज है दो फांक कर दे। अब कवि कहते हैं कि हे युवकों, तुम यदि प्रलय की भांति पराधीनता और अन्याय के प्रति क्रांति नहीं कर सकते हो तो तुम्हारी जवानी व्यर्थ है। यदि तुम चाहते तो पृथ्वी को भी तरबूज की तरह चीर सकते थे। क्या कहते हैं, यदि तुम चाहते तो पृथ्वी को भी तरबूज की तरह चीर सकते थे। अब वो क्या कहते हैं, और इसके बाद चढ़ा दे स्वातंत्र्य प्रभु पर अमर पानी, विश्व माने तू जवानी है जवानी। अब वो कहते हैं, कवि कह रहे हैं कि हे युवकों की जवानी, तो यदि देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता रूपी ईश्वर पर अपने रक्त रूपी अमर पानी को चढ़ा दे तो तू विश्व माने तू जवानी है जवानी अमर हो जाएगी और संसार में तेरा उदाहरण देकर तुझे सराहा जाएगा। एक बार दोबारा देख लीजिए बच्चों। चढ़ा दे स्वातंत्र्य प्रभु पर अमर पानी, विश्व माने तू जवानी है जवानी। अब वो कहते हैं, हे युवकों की जवानी, तो यदि देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता रूपी ईश्वर पर अपने रक्त रूपी अमर पानी को चढ़ा दे तो तू अमर हो जाएगा और विश्व माने तू जवानी है जवानी और संसार में तेरा उदाहरण देकर तुझे सराहा जाएगा। बेटा यदि इसमें काव्य सौंदर्य की बात की जाती है तो भाषा साहित्य खड़ी बोली है, शैली प्रवाहमयी तथा ओजपूर्ण है, गुण ओज है, रस वीर है, छंद तुकांत मुक्त है, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है, अलंकार अनुप्रास। लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके, प्रेरणा सोई की आटा दाल किसके, सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके, वेद की वाणी की हो आकाशवाणी, धूल है जो जग नहीं पाई जवानी। बेटा इसमें प्रसंग कैसे लिखना है,
प्रस्तुत पद्यांश में माखनलाल चतुर्वेदी जी युवकों को वीर युवकों के लक्षण समझा रहे हैं। कैसे समझा रहे हैं? लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके। अब वो कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? कवि युवाओं में उत्साह का संचार करते हुए कहते हैं कि यदि तुम्हारे चेहरे पर उत्साह व जोश की लालिमा नहीं है और तुम्हारे मस्तक पर तेज समाप्त हो गया है तो तुम भारत माता की संतान कहलाने का जो अधिकार है उसको खो चुके हो। एक बार दोबारा देख लीजिए। कवि युवाओं में उत्साह का संचार करते हुए कहते हैं कि यदि तुम्हारे चेहरे पर उत्साह एवं जोश की लालिमा नहीं है और तुम्हारे मस्तक का जो तेज है वो भी समाप्त हो गया है तो तुम भारत माता की संतान कहलाने के अधिकार को खो चुके हो। यदि तुम्हारे, अब कहते लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके, यदि तुम्हारा रक्त जो है, तुम्हारा खून जो है वो लाल नहीं है, मतलब ओजस्विता उष्णता का उसमें गुण नहीं है, तो तुम्हारा शरीर मात्र अस्थि पंजर है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। मानो वो एकदम कंकाल है, उसकी कोई उपयोगिता है नहीं। प्रेरणा सोई की आटा दाल किसके, सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके। अब वो कहते हैं, कवि कहते हैं कि यदि तुम्हारे भीतर देश की रक्षा की प्रेरणा एवं उसकी इच्छा जो है वो सो गई है, तो वह समाप्त हो गई है या सो गई है, तो तुम्हारा जीवन कैसा हो गया है? तुम्हारा जीवन फिर व्यर्थ है। ठीक है। और शत्रुओं के लिए भोजन मात्र है। फिर वो किस लायक बच जाता है? फिर वो किसी काम का तो है नहीं। फिर वो जो शत्रु है ना, उन शत्रुओं के लिए तुम एक क्या है? भोजन मात्र रह जाते हो। सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके। अब वो कहते हैं, कवि कहते हैं कि धार्मिक क्रियाकलापों अर्थात माला जपने या तिलक लगाने से क्या करने से? धार्मिक क्रियाकलापों अर्थात माला जपने या तिलक लगाने का औचित्य भी तब तक ही होता है जब तक तुम्हारे अंदर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने का सामर्थ्य हो। वेद की वाणी की हो आकाशवाणी, धूल है जो जग नहीं पाई जवानी। अब वो कहते हैं अपने प्राणों का बलिदान करने का सामर्थ्य है, तो वे कहते हैं कि वेदों की जो उक्तियाँ हैं या आकाश से उत्पन्न वेद वाणी है, ठीक है, अगर उसमें युवाओं का जोश उत्साह एवं उद्गम्य साहस उत्पन्न करने का गुण विद्यमान नहीं है तो वेद और देववाणी भी व्यर्थ हैं। क्या कहते हैं? फिर वो क्या है? देववाणी भी जो है वहाँ की फिर व्यर्थ हो जाती है, वो धूल में मिल जाती है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है बेटा? इसमें जो हमारा काव्य सौंदर्य है वो हम किस तरीके से लिखेंगे? भाषा साहित्य खड़ी बोली है, शैली प्रवाहमयी तथा ओजपूर्ण है, गुण ओज है, रस वीर है, छंद तुकांत मुक्त है, शब्द शक्ति व्यंजना और अलंकार अनुप्रास और रूपक है। विश्व है असी का नहीं संकल्प का है, हर प्रलय का कोण काया कल्प का है, फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए है, रसों के अभिमान को नीरस किए है, खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। इसमें प्रसंग कैसे लिखना है? इन पंक्तियों में कवि युवकों को क्रांति का दूत मानते हुए उन्हें मातृभूमि के लिए आत्मोत्सर्ग करने की प्रेरणा दे रहे हैं। समझ में आया? अब इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या कैसे करनी है बेटा? विश्व है असी का नहीं संकल्प का है, हर प्रलय का कोण काया कल्प का है। अब कैसे कहते हैं? कवि युवाओं को क्रांति के लिए उत्साहित करते हुए उनसे पूछते हैं कि क्या ये जो संसार है, क्या इसे तलवार से या अन्य हिंसक हथियारों से ही जीता जा सकता है? हर प्रलय का कोण काया कल्प का है। अब वो कहते हैं, कवि अपने प्रश्न का स्वयं उत्तर देते हुए क्या कहते हैं? हर प्रलय का कोण काया कल्प का है। वो कहते हैं कि ये जो संसार है केवल दृढ़ संकल्प वाले व्यक्तियों के लिए है, तलवार का नहीं, हिंसक हथियारों का भी नहीं है। इस संसार को
दृढ़ संकल्प से ही जीता जा सकता है। कैसे कहते हैं इसको? दृढ़ संकल्प से ही जीता जा सकता है। संसार के प्रत्येक प्रलय का उद्देश्य संसार में क्रांति परिवर्तन लाना होता है। इस प्रकार युवक वर्ग यदि किसी बात के लिए संकल्प कर ले तो क्रांति आ सकती है। कैसे कहते हैं बेटा? फिर क्या हो सकता है? क्रांति आ सकती है। और फिर इसके बाद क्या कहते हैं? फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए है, रसों के अभिमान को नीरस किए है। अब वो कहते हैं व्यक्ति के अंदर यदि दृढ़ संकल्प नहीं है तो उसका पतन शुरू हो जाता है। कैसे कहते हैं? कोमल पुष्प, आपने देखा होगा जो कोमल फूल होता है वो हवा के हल्के झोंके से ज़मीन पे गिर जाता है और अपने सौंदर्य को खो बैठता है, परंतु कठोर कांटे आंधी और तूफान में भी अपने सीने को गर्व से ताने खड़े रहते हैं। हे युवा वर्ग, दृढ़ संकल्प से उत्पन्न आत्मोत्सर्ग की भावना कभी जो है विचलित नहीं होती है। कांटे फूल की कोमलता और उसके सौंदर्य के अभिमान को अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति से नष्ट कर देते हैं। इसके बाद फिर क्या कहते हैं? खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। अब इसमें क्या कहते हैं? कवि युवाओं से कहते हैं कि हे युवा वर्ग, हैं क्या कहते हैं? कि हे युवा वर्ग, तुम्हारी नसों के रक्त में जो उत्साह है, जो उष्णता है, वह जोश शीतल होकर नष्ट ना हो जाए। जवानी उसी का नाम है। क्या कहते हैं? जवानी उसी का नाम है जो मृत्यु को त्योहार अर्थात उल्लास का क्षण माने। मरण का त्योहार अर्थात बलिदान का दिन ही जवानी का सबसे आनंदमय दिन होता है। बेटा अगर इसमें काव्य सौंदर्य की बात की जाती है तो भाषा खड़ी बोली है, शैली उद्बोधनात्मक है, गुण ओज है, रस वीर है, छंद तुकांत मुक्त है, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है, अलंकार अनुप्रास और रूपक है। उम्मीद है बच्चों आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और बेटा प्लीज़ ये जो मैं बनाती हूँ वीडियो इन्हें शेयर भी कर दिया करो ताकि किसी दूसरे बच्चे का भी भला हो जाए। धन्यवाद।